नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश से लौटे पीएम मोदी। 4 देशों ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च सम्मान। साल में अब तक 27 देशों ने दिया अवार्ड। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने कहा इसी के एक्शन से समस्या नहीं, लेकिन यह चुनाव से पहले क्यों। अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन 16,720 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 1 लाख से अधिक तीर्थयात्री आ चुके हैं। वडोदरा पुल हादसे में मारने वालों की संख्या बढ़कर हुई 15 और अभी भी लापता हैं 3 लोग। दिल्ली एनसीआर में भूकंप 10 सेकंड तक महसूस हुए झटके। 4.4 तीव्रता। हरियाणा के झज्जर में था केंद्र। छांगुर बाबा ने मुंबई से दुबई तक करवाया धर्मांतरण। डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। मजार की 5 बीघा जमीन पर भी नजर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर आ रही है, बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वोटर लिस्ट रिवीजन पूरे देश में होगा, चुनाव आयोग का कहना है। हर पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि हर पक्ष को सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा। लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा और ये गलत है। जिसने फॉर्म नहीं भरा उसको बाहर कर देंगे। अखिलेश इसी खबर पर हमारे साथ हैं विशेष संवाददाता। अखिलेश, चूंकि ये इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि पूरा मौका दिया जाएगा और साथ ही जिसने फॉर्म नहीं भरा है उसे बाहर कर दिया जाएगा, पूरी जानकारी क्या है, विस्तार से बताइए। सुप्रीम कोर्ट में जब आप सुनवाई हुई बिहार के वोटर लिस्ट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और शेख मनीष और शंकर नारायण की तरफ से पक्ष रखा गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट का रिवीजन करना, गहन विशेष परीक्षण कराना गैर संवैधानिक नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग है उस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट उठाता है, गैर व्यवहारिक है। इसमें समय अगर करना ही था तो बिहार चुनाव के शुरू होने से करीब 2 महीने पहले इस काम की शुरुआत करना सवाल खड़ा करता है। इसलिए चुनाव आयोग की तरफ जो फैसला लिया गया है उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन उसका टाइमिंग है, उसको लेकर उसे ऐतराज है। फिलहाल किसी का वोट से अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और उसको वोट करने का मौका मिलना चाहिए और उसका वोट काटा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के साथ पत्र करते हुए अपना पक्ष रखा कि किसी का भी वोट काटे नहीं जा रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही कहा गया कि अगर किसी के वोट काटने की दिशा में अगर कुछ भी हुआ और इस पर सुनवाई आगे जारी रहेगी और किसी का भी वोट काटने नहीं दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए अखिलेश। तो लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है, और जिसने फॉर्म नहीं भरा उसको बाहर करना गलत है। वोटर लिस्ट रिवीजन पूरे देश में होगा, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, और हर पक्ष को सुनवाई का मौका भी दिया जाएगा। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां सीएमओ हरिदत्त नेमी की जांच में आई तेजी। स्वास्थ्य निदेशक को 1 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, तो जांच में हरिदत्त नेमी को पूरा सहयोग करना होगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं।
दायित्वों के निर्वहन में गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितता की जांच। अब अनुशासनहीनता के मामलों में भी सख्ती बढ़ी है। वहीं प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पत्र भेजा है। सीएमओ कानपुर मामले में विवाद अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर उदयनाथ ने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पूर्व सीएमओ हरिदत्त नेमी से कोई आदेश ना लेने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी इसी खबर पर है। अभ्युदय, अब ये मामला पीक पर पहुंचता चला जा रहा है। अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और ये अपील भी की गई है हरिदत्त नेमी से कि जांच में वो पूरा सहयोग करे। उनको वहां से हटाकर जब मुख्यालय में संबद्ध किया गया था तो उनकी विभागीय कार्रवाई स्थगित की गई थी। उसी विभागीय कार्रवाई के क्रम में एक और पत्र जारी कर ये आदेश दिए गए हैं कि समयबद्ध रूप से 1 माह के भीतर जो निदेशक स्वास्थ्य हैं उनको जो है ये जो कार्रवाई पूरी कर 1 माह में देनी है। क्योंकि जो हाईकोर्ट ने इनको राहत दी है उसमें भी 4 सप्ताह यानी 1 माह का समय दिया है और 4 सप्ताह में के भीतर जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रमुख सचिव इस पर आदेश लागू कर हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे, काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे। तो उसी क्रम में ये जो नया पत्र प्रमुख सचिव ने जारी किया है, जो कल जो हरिदत्त नेमी ने जो वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और जाकर खुद सीएमओ की कुर्सी ग्रहण कर ली और सीएमओ की जो मौजूदा सीएमओ की नेम प्लेट उतरवा दी। तो चूंकि ये प्रॉपर चैनल न जाकर डायरेक्ट जाकर खुद ज्वाइन कर लिए थे, तो उसी को बेस बनाकर जो एक कार्रवाई की संस्थित थी उसी में इतनी तेजी लाई गई है। दूसरा, इनके ऊपर कुछ नए चार्ज ऐड किए गए हैं जो एनएचएम की गाइडलाइन का ना पालन करते हुए रिक्त पदों की जो भर्ती है प्लस जो वित्तीय अनियमितता का एक इसमें जोड़ा गया है और जो अनुशासनहीनता इनके द्वारा की गई, ये सब जोड़कर एक नया पत्र जारी किया गया है और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने समयबद्ध तरीके से जांच को पूरी करने के आदेश दिए हैं। हाँ बिल्कुल अभ्युदय, और ये तेजी से अब मामला तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है। साफ तौर पर ये भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिग्नेचर और आदेश लेने पर भी अब बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले भी कल भी ये भी देखा गया था। उन्होंने भी एक पत्र जारी करके एक जिसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो हरिदत्त नेमी जो कि जबरन कुर्सी पर बैठ गए हैं आके, उनसे कोई भी दस्तखत न कराया जाए, कोई भी कागज साइन न कराया जाए, उनके सामने कोई भी किसी प्रकार का जो इंटरनल रजिस्टर आदि है उसके बाद न ले जाया जाए। उनसे कोई भी निर्देश पूरा स्टाफ नहीं देगा। बिल्कुल अभ्युदय, और हो सकता था अगर कल जिस तरह से ये मामला हुआ, घटना घटी, ऐसे में हरिदत्त नेमी थोड़ा सा संयम रखते तो शायद इतनी बड़ी फिर इतना बड़ा एक्शन ना लिया जाता। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य निदेशक को 1 महीने के लिए जांच के लिए अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है, आग्रह भी किया गया है हरिदत्त नेमी से कि आप इसमें सहयोग करें। और खबर कानपुर से, जहां एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया है। आपको बता दें कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आसपास आने जाने वाले रास्तों में और रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जिससे संचालन ठप हो गया है। इससे पहले कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जल भराव हो गया था। सावन शुरू होते ही मानसून ने दी दस्तक। जहां लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं मौसम ने करवट बदलते हुए लोगों को एक बड़ी राहत दी है और आज लगातार 2 घंटे से बारिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जब बारिश की वजह से कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आसपास सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ समय पहले कानपुर मेट्रो स्टेशन पर जल भराव के कारण प्लेटफॉर्म ओवर ट्रैक के बाहर पानी भर गया था। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर।
खबर सहारनपुर से, जहां बारिश और बरसाती नदियों की बाढ़ लगातार मुसीबत बनती जा रही है। बरसाती नदी में आई बाढ़ से रास्ता नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसके कारण स्कूली बच्चों को स्कूल और बीमारों को अस्पताल ले जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने इस रास्ते को जल्द ठीक करवाए जाने की मांग की है। बता दें कि तहसील बेहट के ज्यादातर इलाके में बरसाती नदियों का जाल बिछा हुआ है। बरसाती नदियों में आने वाले पानी के तेज बहाव से जहां किसानों के खेतों में कटाव होता है, वहीं आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। मिर्जापुर से डाडल और हिंदुवाला गांव जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली बरसाती नदी में आई बाढ़ ने रास्ते को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। मिर्जापुर से आ रहा डाडल होते हैं मोहम्मदपुर जागरा तो में आ रहा है। ये सड़क PW वालों की पिछले साल से टूटी पड़ी ना, पिछले साल इसमें कोई काम हुआ और न इस बार हुआ। तो ये हादसा, ये जो सड़क टूटी है ये आज टूटी हुई है। हाँ, पिछले साल वाली पीछे है वो। पिछले साल वहाँ से टूटी है, अगली बार ये यहाँ से टूटी। अगर इस पर मजबूती से काम होता तो ये थोड़ी काम होगा। तो ये नहीं टूट पाती, अगर पिछले साल काम हो जाता तो ये नहीं टूटती। ये नहीं टूटता। तो गांव में रास्ता तो कोई नहीं है आने का? रास्ता कोई नहीं, बीमार सब। तो ये क्या मामला है राशिद भाई? ये जो है बरसात के टाइम पर जो है ना सारी सड़क टूट गई, और पिछले साल भी इसी तरह टूट गई थी। अगर पिछले साल इस पर काम हो जाता तो आज ये हादसा नहीं होता। तो आज इतनी सड़क टूट गई कि आने जाने वालों की बहुत परेशानी हो गई, और स्कूल के बच्चे भी वापस चले गए और वैन वापस चली गई, क्योंकि स्कूल के बच्चे सुबह से लेकर और 10 बजे तक वेट करी, लेकिन फिर वापस चले गए। अच्छा, तो और रास्ता नहीं है कोई यहाँ आने का? कोई रास्ता नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो कोई संभावना नहीं जाने की। तो आपका तहसील से संपर्क कट चुका है यानी? कट चुका है बिल्कुल। अच्छा, और अभी तक यहाँ कोई नेता और कोई नहीं पहुँचा। खबर बुलंदशहर से, जहां बरसात के चलते शहर की मंडियों में सब्जियों की कीमतों ने दामों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। 20 दिन पहले जहां सब्जियां 20 रुपए से 25 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, वहीं अब टमाटर 80 रुपए, गोभी 120, बैगन 60 रुपए और अरबी 65 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब और मजदूर वर्ग की थाली से सब्जी गायब होती जा रही है। कई लोगों को चटनी रोटी से गुजारा करना पड़ रहा है। दुकानदारों का भी कहना है कि महंगी सब्जी के कारण ग्राहक कम हो गए हैं और बची सब्जी खराब हो जाती है, जिससे उन्हें भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। टमाटर, प्याज, आलू, मिर्ची और क्या लिया? हाँ, खरीद ली भाई साहब। सब्जी का रेट बहुत महंगा है भाई साहब, क्या करें, यही परेशानी, बेचारे महंगी ला रहे हैं, महंगी बेच रहे हैं। अच्छा, देखा जा रहा है आपने 250 सब्जी खरीदी है। हाँ जी, पहले ज़्यादा ले जाते हो। पहले 5 किलो आलू, अब 1 किलो आलू लिए हैं। महंगी की वजह से। हाँ जी, क्या करें। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं? और तो कोई दिक्कत ना भाई साहब, बस सब्जी महंगी है, सब्जी मंदी हो जाए, बस ये दिक्कत है। और सब्जी खरीदने आए थे। अच्छा, ले ली सब्जी? हाँ, सब्जी ले ली। क्या लिया है? ये फरी ली है 250 ग्राम, 1 किलो खर्चा था, 250 ग्राम में होगा पूरा। अच्छा, क्या काम करते हो? वही करते हैं, मजदूरी क्या करते हैं और क्या। अच्छा, 250 ग्राम लिए हैं? हाँ, 250 ग्राम लिए और क्या करें, जब महंगाई इतनी है तो क्या करें, कमाई है नहीं, इतनी कमाई है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ रही है। सब्जी के दाम इस टाइम बहुत महंगे हैं। सब सब्जी जो 20 रुपये 10 रुपये किलो बिकने वाली थी 50 और 60 रुपये किलो बिक रही है। गोभी जैसी चीज़ जिसे कोई ना पूछता, आज 120 रुपये किलो के रेट है फूल गोभी के। अच्छा, टमाटर भी 80 रुपये किलो के लिए? टमाटर हाँ 80 70 ऐसे ही बिक रहे हैं। अच्छा, बहुत महंगाई है। तो कितनी ली है आपने? आधी किलो। अच्छा, महंगी की वजह से? तो पहले तो आप ज़्यादा ले जाते थे। तो महंगाई है, क्या करें। अच्छा, तो सभी सब्जियां महंगी हैं? सब महंगी। क्या सब्जी लेने आई हो? हाँ, तो सब्जी खरीद ली? कहाँ से खरीदे, महंगी बहुत है। अच्छा, बहुत महंगी है। हाँ, तो फिर कैसे, फिर तो चटनी से रोटी खाने को मजबूर हो गए। तो क्या करें, चटनी से खानी पड़ेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में। बात करते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। जनपद अलीगढ़ के FDA खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त दीनानाथ यादव ने बताया है कि कांवड़ मार्गों पर दुकानें लगने वाली फल विक्रेताओं को रेट लिस्ट लगानी होगी। जो थोक विक्रेता, फल विक्रेता या अन्य
दुकानें लगाने वाले अगर रेट लिस्ट नहीं लगाते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कांवड़ मार्गों पर मीट, अंडे जैसी किसी दुकान को खोलना वर्जित है। अगर कोई भी दुकान खोलता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात की है। अगर कांवड़ यात्रा को लेकर अगर बात करें, जनपद अलीगढ़ में FDA जो विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में निर्देशित कहा है कि कोई भी पूरे जनपद अलीगढ़ में कांवड़ मार्गों पर अगर दुकान खोलते हैं की सूचना पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने जुर्माने की भी बात की है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो सावन का जो पावन महीना कल 10 तारीख से शुरू होने वाला है उसको लेकर जनपद अलीगढ़ के सभी विभागों के अधिकारियों ने, चाहे पुलिस की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें या फूड सेफ्टी विभाग की बात करें, सभी ने सावन के महीने को सकुशल संपन्न कराने के लिए, कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। और पहले से ही जो खाद्य सुरक्षा विभाग के जो सहायक आयुक्त हैं दीनानाथ यादव, उन्होंने रेट लिस्ट जारी करने के लिए सभी दुकानदारों को निर्देशित कर दिया है कि कोई भी दुकानदार बिना रेट लिस्ट के सड़कों पर दुकान न लगाए और जिसके लाइसेंस नहीं है वो अपने लाइसेंस पंजीकृत करा ले और बिना लाइसेंस के दुकान खोलता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा गाली गलौज, लाठी डंडों से मारपीट कर 5 राउंड हवाई फायरिंग करने की घटना सामने आई। रोहित, विशाल, अनुज व 10 अज्ञात व्यक्तियों पर मारपीट का आरोप और गजरौला थाना क्षेत्र गांव बस्तौरी माफी में मंचित का परिवार रहता है। बुधवार रात करीब 9:30 बजे के वह नौगांव सादात क्षेत्र के गांव गजस्थल निवासी ममेरे भाई अमन यादव के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट हो रही प्लॉटिंग में खड़े थे। आरोप है कि तभी अचानक रोहित, विशाल और अनुज और इसके साथ ही 10 अज्ञात व्यक्ति आए और हमलावर हो गए। गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट करने लगे। किसी तरह से मंचित अपनी जान बचाकर भागा तो हमलावर ममेरे भाई अमन यादव पर हमलावर हो गए। इस दौरान अमन घायल हो गया जिसके सिर, नाक और शरीर में चोटें आई हैं। हमलावर रोहित, विशाल और अनुज ने 5 राउंड हवाई फायरिंग की, जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की जानकारी नजदीकी पुलिस को भी दी है। और खबर गाजियाबाद से, जहां पर देर शाम बारिश के बाद निगम के दावों की पोल खुलती नजर आई। जगह जगह जल भरा हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में घुटनों तक पानी भरा रहा। नगर निगम के नाले में भी ओवरफ्लो होता नजर आया। निगम के दावे अनुसार बारिश से निपटने के लिए निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। और बता दें कि नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के बंगले के बाहर 2 फीट तक ऊंचा पानी जमा और आनन फानन में निगम अधिकारियों में पानी निकालने की मशीन मंगाई गई और देर रात तक पानी निकालने का कार्य चलता रहा। खबर चित्रकूट से, जहां अनादिकाल से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही भगवान श्री राम की धरती चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे। शिष्यों ने सुबह मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई और फिर गुरुजनों के आश्रमों में जाकर विधिवत पूजन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तुलसीपेट में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य, कामतगिरी मंदिर में जगतगुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य, कामतानाथ मंदिर के महंत मदन गोपाल दास महाराज और दिगंबर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुजनों ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक वृक्ष लगाने का संकल्प भी दिलाया है। इसके बाद श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कामतगिरी की पंचकोसी परिक्रमा कर मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना भी की है।
गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देश को प्रदूषण से बचाओ। ये प्रदूषण ही अंधकार है और पर्यावरण को लाओ। सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हो, नदियाँ साफ हों, सरोवर साफ हों और आपस में परिवार, समाज, गांव, राष्ट्र में वैचारिक प्रदूषण समाप्त हो। हमारा यही उपदेश है गुरु पूर्णिमा पर। वैसे तो बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं और बहुत सारे पौराणिक प्रमाण हैं, बहुत सारी चर्चाएं धार्मिक हुआ करती हैं गुरु पूर्णिमा पर, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप सभी लोग इस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए आपस में लड़ना भिड़ना बंद करें, एक होकर के राष्ट्र को मजबूत करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, प्रदूषण से मुक्त हों। और जो वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है आपस में, जो विरोधाभास की स्थिति परिस्थिति पनप रही है, राष्ट्र इससे दुखी हो जाता है, धर्म भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए राष्ट्र और धर्म को मजबूत करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा और पर्यावरण युक्त हमारा देश और नदियाँ सुरक्षित और वृक्ष सुरक्षित और संरक्षित हों। सभी मनुष्य अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें वृक्षों के माध्यम से, पर्यावरण के माध्यम से। जहां पर गढ़रिया के चिंतामणि गांव में सार्वजनिक भूमि पर बनी अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। साथ ही प्रशासन ने पहले ही मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी किया था और कोर्ट ने भी बेदखली का आदेश दिया था। हाई कोर्ट और एडीएम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने खुद ही मजदूर लगा करके मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया। यह मस्जिद लगभग 20 साल पहले सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, जिसके खिलाफ गांव के अरविंद किशोर शाही ने प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग की थी और आदेश के बाद मस्जिद कमेटी ने बुलडोजर चलने से पहले खुद ही मस्जिद तोड़ने का फैसला लिया और इस कार्रवाई से अरविंद किशोर शाही खुश हैं, जबकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि पहले इस मस्जिद पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं का शुभारंभ 10 जुलाई 2025 को राजापुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी CDO अभिषेक सिंह ने फीता काटकर किया और इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए CDO ने मेहनत, लक्ष्य और समर्पण को सफलता की कुंजी बताया। उन्होंने प्रेरणादायक अनुभव साझा करते हुए कहा कि सीमित संसाधनों के साथ भी सफलता हासिल की जा सकती है, बस लक्ष्य स्पष्ट और समय का सही उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग जो हमारे यहाँ डाइट के इस कैंपस में संचालित है, उसके नए सत्र 2025-26 का आज उद्घाटन किया गया है। सभी बच्चों से यही कामना की गई है कि आप मेहनत से पढ़ें, अपना पूरा 100% दें और जब आप अपना 100% देंगे तो आपको जो भी आपने सोचा है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी की है, उसका रिजल्ट 100% आपके फेवर में आएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गाजियाबाद से है, जहां परंपरागत ढंग से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। शहर स्थित पौराणिक महत्व वाले दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर में भोर पहर से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो पिछले वर्षों की तरह लगातार देर रात तक जारी रहेगा। बता दें कि आज से भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा लीन हो जाएंगे और कल शुक्रवार से श्रावण माह शुरू होने के साथ भगवान शिव धरती पर वास करेंगे।
है। और इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है कतार लगाई गई है और किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग पूजन करने आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर में लोगों की, यहाँ पे जो है भक्तों की कतार लगाई गई है। आप एक बार मैं कहूँगा अपने सहयोगी से तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पूजा करने आ रहे हैं और अपने मन में क्या क्या धारणा लेके आ रहे हैं लोग यहाँ पे, और उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज उनके मन में क्या धारणा है गुरुओं को लेकर। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन जी, आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन जो है आप पूजा करने आए हैं, क्या मन में लेके आए हैं? हम गुरु के दर्शन करने आते हैं। गुरु की जो महिमा होती है, गुरु के दर्शन करके पाए लगते हैं आगे इधर, और हमारी मनोकामना जो वो पूरी हो जाती है इधर। और लोगों से भी पूछ लेते हैं। जी आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला है। अच्छा आंटी जी, आज गुरु पूर्णिमा का दिन पावन अवसर है, तो गुरुओं के लिए क्या भावना है आपकी? बहुत श्रद्धा है मेरी। मैं 20-25 साल से आ रही हूँ। अच्छा। हाँ, और जो काम कर मांगती हूँ पूरे करती हूँ। कल से जो है सावन का महीना चालू होने वाला है, उसके बाद यहाँ पर जो है लाखों की लोग जो हैं कतार में लगेंगे, क्या कहेंगे? बहुत श्रद्धा है तभी तो आते हैं, इसलिए कतार। और मैं इसलिए आती हूँ बहुत। देखिए, हमारे साथ जो है यहाँ पे श्रद्धालु मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो उनके मन में श्रद्धा है, उस श्रद्धा को लेकर जो है इस मंदिर में वो आते हैं और लोगों की यहाँ से जो है आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो उनके मन में श्रद्धा होती है, उस आस्था को लेकर इस मंदिर के अंदर वो आते हैं और इस यहाँ पर जो है भोले बाबा के सामने अपनी जो मन की बात होती है उसे रखते हैं और वो पूर्ण भी होती है। अब कल से जो है यहाँ से कल सावन का जो है महीना भी स्टार्ट होगा और देखना यह है कि अब गाज़ियाबाद में यहाँ पर लोगों की कतारें लग जाएंगी लाखों की, और 4 बजे से जो है यहाँ पर लोगों की कतारें लगेंगी। अब देखना ये होगा यहाँ पे किस तरीके से जो है प्रबंध किया गया, क्या व्यवस्था होगी और श्रद्धालुओं को किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करने का समय मिला जाएगा। गाज़ियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। और खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता देते, महासमुंद जिले से है, जहां पिथौरा ब्लॉक स्थित गड़बेड़ा हाई स्कूल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पिछले 5 वर्षों से स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन अब तक ना मरम्मत हुई, ना ही नया भवन बना है। 225 छात्र छात्राएं जर्जर दीवारों पर गिरते प्लास्टर और टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर है। विद्यालय में बिजली की खुली वायरिंग और गीली दीवारें छात्रों के लिए खतरा बनती नजर आ रही हैं। 1 लाख रुपए की मरम्मत राशि भी समय पर उपयोग नहीं हो पाई, जो शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करती है। छात्रों और पालकों ने 5 वर्षों से लगातार शिकायतें की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर पालकों ने 14 जुलाई को विद्यालय में तालाबंदी की घोषणा भी कर दी। तालाबंदी की खबर मिलते ही नए जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे स्कूल पहुंचे और 1 लाख रुपए मरम्मत के लिए देने की बात कही, लेकिन पालकों और शिक्षकों का कहना है कि मरम्मत के लिए कम से कम 4 लाख रुपए की जरूरत है। स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आंदोलन और तेज हो सकता है। बारिश के मौसम में पानी का सीपेज हो रहा है और छत नीचे से उखड़ कर गिर रहा है। पंखा का भी जो हुक लगा हुआ है वो भी सड़ के कई बार शिक्षक के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर गिर जा रहा है। और यहाँ दीवार में सीपेज के कारण करंट आ रहा है। बच्चों को पालक भेजने में कोताही बरत रहे हैं कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। ऐसे इस हमारे स्कूल का जो लगातार 5 साल से समस्या बना हुआ है और कई साल से हम यहाँ शासन से, प्रशासन से भी अवगत करा चुके हैं कि अनहोनी ना हो जाए और हमको इसका तत्काल मरम्मत किया जाए। अभी जैसे बच्चों से और हमारे सरपंच प्रतिनिधि द्वारा भी संज्ञान में आया है कि 14 तारीख तक का यहाँ अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो तालाबंदी का भी यहाँ आवश्यकता पड़ता है, तो तालाबंदी का भी यहाँ बन रहा है। बारिश के पानी में भीग जाए थे, ऐसी प्रकार की स्थिति आज हमारे गांव गड़बेड़ा के हमारे रणजीत शहीद प्रमोद सिंह स्कूल में हो थे। तो एकर पहले हमन विगत 5 से 6 साल पहले से हमन बीओ ऑफिस में आवेदन दे रहे हैं, लगातार देते हैं हमन आवेदन कि हमारे स्कूल में बहुत बड़ा समस्या आ गई कि यहाँ तक कि आज ऐसे समस्या आई कि दीवार में भी
आप मन टेस्टर देखो, टेस्टर से चेक करो तो करंट भी आते और ऊपर में टपकत है। तो जो पंखा लगे है वो पंखा मन में भी जो खिला है वो जंग खा के कभी कभी तो एक बार तो हमार जो शिक्षक पढ़ाते रहे थे रमेश सर ओकर ऊपर गिर गए। हमारे वर्तमान में हमारे विद्यालय का जो हालात है वो बहुत जर्जर हो चुका है। जो भी कक्षाएं हैं उनकी छत से जो सीमेंट है वो टपक रहे हैं। पानी के सीपेज के कारण हम लोग वहाँ पर बैठ नहीं पा रहे हैं। दीवारों में करंट आ रहा है, पंखे में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। जब भी हम लोग विद्यालय आते हैं तो पहले से बेंच टेबल भीग चुके होते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग एक प्रायोगिक कक्षा में हम लोग को बैठकर पढ़ना पड़ता है, कभी बरामदे में पढ़ना पड़ता है। तो इससे हमारे जो पढ़ाई है उसमें बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और बीते कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं। जब भी बारिश का मौसम आता है विद्यालय का हाथ बंजर जैसा रहता है। हमारे एक शिक्षक के सिर पर पंखा भी गिर चुका है और ऐसी बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। हर वर्ष यहाँ बरसात के मौसम में पानी भर जाता है छत में, जिससे सीपेज के कारण हमारी पढ़ाई में व्यवधान होती है, असुविधा असहजता महसूस होती है। हर वर्ष कभी दीवार में करंट आता है, कभी छत की दीवारें गिरती है। इससे हमको बहुत ही परेशानी होती है और पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको अतिरिक्त कक्षों में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। इसलिए हम शासन से, सरकार से हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे इस परेशानी का हल हो, ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छी शिक्षा हमें प्राप्त हो सके। सर आज यहाँ सर आए थे, वो सब देखे हैं। फिर हम लोग मिडिल स्कूल भी गए तो वहाँ 3 कक्षा अतिरिक्त है। तो जो अभी जर्जर बन है वहाँ बच्चों को नहीं बिठाना है, उसकी जगह मिडिल स्कूल में बिठाएंगे बच्चों को और व्यवस्था चलेगी। हमारी पढ़ाई की व्यवस्था जो रुकेगी नहीं, बच्चों की पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी सर। और डिडोरी के गांगपुर गांव में 12वीं कक्षा की छात्रा का शव घर पर फांसी के फंदे पर झूलता नजर आया। घटना की खबर के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, मामले की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी दादी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो शव को घर से निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को भी सौंप दिया है। छात्रा ने आत्महत्या की है या हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गांगपुर डिडोरी की घटना है। एक शालिनी बनाफर नाम की लड़की है जो करीब 18 वर्ष की थी और 12th कक्षा में पढ़ती थी। आज हमें सूचना मिली कि उसके द्वारा घर में फांसी लगा ली गई है। इस पर हमारी पुलिस टीम वहाँ मौके पर गई और मृतका के शव का पीएम करवाया और मर्ग इंटीमेशन अन्य कार्रवाई उसमें की गई है। प्रथम दृष्टया उसके परिजन उसके साथ नहीं रहते थे। उसकी माँ बचपन में छोड़ के चली गई थी, पिताजी भी बाहर रहते हैं और विगत 1 सप्ताह से दादी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तो यह प्रकरण अभी जांच में है, जो जैसे तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर शिवपुरी से, जहां जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के जोराई गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों के शव घर के सामने स्थित कुएं में तैरते नजर आए। मृतकों की पहचान पिंकी बघेल, उसकी 4 साल की बेटी रुचिका और 8 माह के बेटे आनंद के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों के मुताबिक मृतिका के पति राम निवास घटना के वक्त घर पर नहीं थे। वे अपने साले और साढ़ू के साथ गोवर्धन परिक्रमा पर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में शुरू कर दी है। नाम और उम्र हमें भी दे दो। दुमका से है खबर, जहां बासुकीनाथ श्रावणी मेले के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह मेला दंडाधिकारी विशाल कुमार की मौजूदगी में मेला क्षेत्र
कि पेड़ा दुकानों, भोजनालयों और अचार विक्रेताओं पर जांच अभियान चलाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राम ने बताया कि श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम पहुंचते हैं और ऐसे में खाद्य सामग्री की शुद्धता बेहद जरूरी है। जांच के दौरान कई दुकानों में इस्तेमाल हो रहे खाद्य तेल में गंदगी पाई गई। विभाग ने दुकानदारों को नोटिस थमाते हुए सख्त चेतावनी दी है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि मेला अवधि के दौरान अगर मिलावट पाई गई तो दोषी दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और हंसडीहा थाना परिसर में श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ माहेश्वरी यादव ने की। बैठक में स्थानीय दुकानदारों को साफ सफाई और अतिक्रमण न करने को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। बैठक के बाद बीडीओ थाना प्रभारी प्रकाश सिंह और समिति सदस्यों ने गांधी चौक का निरीक्षण कर दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की। थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि इस बार देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का रूट बदला गया है। श्रद्धालु अब हंसडीहा होते हुए बासुकीनाथ जाएंगे, इसलिए हंसडीहा चौक पर वाहनों की नो एंट्री रहेगी। और खबर जरमुंडे से, जहां श्रावणी मेला की तैयारियों के तहत बासुकीनाथ धाम मेला क्षेत्र में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। 11 जुलाई से शुरू हो रहे 1 माह के श्रावणी मेला को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीडीसी अनिकेत सचान और एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मौके पर जरमुंडी बीडीओ कुंदन कुमार भगत, अंचल अधिकारी संजय कुमार सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और खबर झारखंड के बोकारो से, जहां पर पेटरवार थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला है। लावागढ़ा माजूरी टाण निवासी 20 साल की सरस्वती मुर्मू, जो 8 महीने की गर्भवती थी, का शव मंगलवार सुबह घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सरस्वती का विवाह पिछले वर्ष मई में प्रकाश टूडू से हुआ था और ससुर ने बताया कि सुबह जब वह बाहर नहीं आई तो उसे बुलाने गए और यह दृश्य देखा। परिजनों के मुताबिक सरस्वती ने रात में पति से मोबाइल पर बातचीत की थी, जिसके बाद यह घटना हुई। पेटरवार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। और जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के रामपुर मौजा में बुधवार को डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर कॉलेज निर्माण की शुरुआत की। इस अवसर पर जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद, एसपी राजकुमार मेहता, कुलपति
जिला परिषद सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि नारायणपुर के छात्र छात्राओं की लंबे समय से मांग थी कि जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति से पूरा कर लिया गया। मंत्री ने कहा कि जामताड़ा अब सिर्फ सांप और साइबर के लिए नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जाना जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि यह डिग्री कॉलेज के क्षेत्र के युवाओं को नई दिशा देगा और जिले को आगे बढ़ाएगा। ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जब आज हम लोगों ने यहाँ डिग्री महाविद्यालय का संन्यास हम लोगों ने किया है। यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि हमारे बच्चे को पढ़ना चाहते हैं तो उनको कॉलेज दिया जाए, डिग्री कॉलेज दिया जाए। तो नहीं मिल पा रहा था, बहुत मुश्किल से। पूर्व में जब यहाँ पर जो सरकार थी हम मांगते रह गए, नहीं मिला। अब हमारी सरकार बनी है तो यहाँ के बच्चों के लिए हम डिग्री कॉलेज किया है। डिग्री कॉलेज बनने से निश्चित तौर पर हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे आएंगे, समाज में आगे आएंगे। हमने कहा कि 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। से बासुकीनाथ से ये खबर है जहां राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2025 की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और बासुकीनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से आस्था का एक धाम है और यह ऐतिहासिक मेला 9 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसका विधिवत उद्घाटन कल दोपहर 1 बजे किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलार्पण मार्ग, आवास मंच व्यवस्था सहित सभी आवश्यक इंतजाम भी किए गए हैं। क्या खा पी रहे हो? क्या खा पी रहे हो? खबर रांची से, जहां होटल रेडिसन ब्लू में बुधवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की शुरुआत हुई। इस अहम बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के शीर्ष राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधि मौजूद हैं। मुख्य मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दाएं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाएं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बैठे हैं। वहीं बिहार की ओर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल की ओर से वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। बैठक में झारखंड सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की तैयारी भी कर रही है। सबसे प्रमुख मुद्दा केंद्र और कोल कंपनियों से राज्य के हिस्से के 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये का है, जिसे लेकर झारखंड सरकार अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। साथ ही झारखंड विशेष पैकेज की भी मांग कर सकता है, जिससे राज्य के पिछड़े इलाकों का तेजी से विकास संभव हो सकेगा।
और देवघर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2025 का आज गुरुवार को देवघर के दुम्मा बॉर्डर में भव्य उद्घाटन किया गया। देवघर के तीर्थ पुरोहित ने वैदिक मंत्रों के साथ उद्घाटन किया। यह धार्मिक मेला जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। उनके साथ श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और देवघर विधायक सुरेश पासवान और जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की उपस्थिति रही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।